नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम वर्ष 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है बीएड एंट्रांस का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये उसी का थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 से जो लेकर 150 तक है, उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसमें आएंगे आपके कमीशंस आएंगे एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने वर्ष 2015 से लेकर 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में सॉल्व किया है। डिटेल इन द सेंस कि हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली हमने डील किया है। मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन को हमने प्रॉपर सॉल्व किया है, और वैसे ही हिंदी के क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जनरल नॉलेज को थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो एक हॉलिस्टिक जो हम हॉलिस्टिकली क्वेश्चन पेपर को कवर करने की हमने पीछे कोशिश की है। तो यदि आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वहाँ दिया है, वहाँ उस पर जा करके इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसको भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लिया है। तो अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कमीशंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वर्ष 2022 में, तो वो क्या था? पहला प्रश्न, NEP 2020 ने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ाई, माली, कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना बैग की अवधारणा पेश की है। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा? तो देखिए अभी हुआ क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि इंटर्नशिप करवाई जाएगी, आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी जो आसपास के बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए करवाई जाएगी। जो आसपास के बढ़ाई होंगे, माली, कुम्हार, इनके साथ आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तो किस एज ग्रुप के लिए ये करवाई जाएगी इंटर्नशिप? इसमें नो बैक डे रहेगा। तो ये किस ग्रुप के लिए करवाई जाएगी? 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये इंटर्नशिप का प्रोविजन यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यदि आपने नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक इसका पीडीएफ वहाँ पे डाली है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप और अच्छे से इंटरनेट से पढ़िए, इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए या यूट्यूब पे वीडियो कहीं देख करके इसको अच्छे से कवर करके एग्जाम में जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो सीधी एटीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है हमारे पास? ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म है। आपसे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। द फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है, उनको फाइनल अप्रूवल कौन देता है? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो ये पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किए उसमें देखा कि इस सेक्शन में बेसिकली कमीशंस पूछे जाते थे, लेकिन इस साल क्या किया है, इस सेक्शन में इन्होंने जीके पूछा है, और जीके अच्छा खासा लेवल का इन्होंने जीके पूछा है। ऐसे इजी सा जीके इन्होंने नहीं पूछा। जैसे पॉलिटिकल साइंस इस सेक्शन में इन्होंने ज़्यादा पूछी, और पॉलिटिकल साइंस एक अच्छे लेवल की पॉलिटिकल साइंस आपसे पूछी है, और इकोनॉमी भी आपसे अच्छे लेवल की पूछी है। मतलब काफ़ी डेप्थ में यदि आपको नॉलेज है तभी इस सेक्शन को आप कवर कर पाओगे। तो यदि आप तैयारियां कर रहे हैं तो एक अच्छे डेप्थ के साथ तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पेपर डालेगा। तो देखिए इस सेक्शन में, और हमेशा हर पेपर में क्या होता था, इस सेक्शन में आपसे कमीशन पूछे जाते थे, लेकिन इस सेक्शन में इस 2022 में इन्होंने क्या पूछा है, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छे लेवल के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो जैसे ये है कि फाइनल अप्रूवल कौन देता है जी 5 ईयर प्लान को? तो ये कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम NDCB बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको फाइनल अप्रूवल देती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। देखिए ये बात कर रहा है जो हमारे पास मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट में जो हमारे पास मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेंटर में मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में भी हमारे पास मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उन मिनिस्टर की कितनी नंबर फिक्स किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना नंबर उनका फिक्स किया गया है उसकी बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना नंबर फिक्स किया गया है? 15% ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा की जो जितनी स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा आप मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। यदि अब मैं बात करूँ लोकसभा की, तो कितनी स्ट्रेंथ है जी? 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है? 250, ठीक है। ये राज्यसभा वाला नंबर थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पर इसमें मैं श्योर हूँ। और इन्होंने क्या किया है अभी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये पहले 552 हुआ करती थी, जिसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियंस को दी गई थी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो 2 जो सीटें
हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एंग्लो इंडियन को दी गई थी, उनको हटा दिया गया है और इनको 550 कर दिया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। तो कितना मैक्सिमम रख सकते हैं हम मिनिस्टर्स को? तो इसका आप 15% निकाल दीजिएगा, तो इसका 15% क्या है, इतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की। तो यही क्राइटेरिया, सिमिलर सा क्राइटेरिया किसके लिए होता है? हमारा स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी स्टेट में होती है, उसके लिए भी क्राइटेरिया सेम रहता है कि 15% से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% मेंबर से वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा मैं इसको ये प्रॉपर फ्रेम में हमारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इसको प्रॉपर फ्रेम में एक बार ले आता हूँ। ओके, आई थिंक इट्स करेक्ट नाउ। ओके, which government educational body will prepare national curriculum framework for school education based on the principles of national education policy? अच्छा, तो ये आपको पूछ रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको हम NCFSC कहते हैं, वो उसे कौन प्रिपेयर किसको दी गई? उसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी NCERT को दी गई है। तो जो ये शॉर्ट फॉर्म आपके पास आती है, इनको आप नोट करते रहना साथ साथ, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इन शॉर्ट फॉर्म से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे, जो कि आप आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे भी कि पूछा भी गया है, वो मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है जी? DRDO की, तो इसकी इसकी क्या हो जाती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख रहे हैं कमीशन वाले सेक्शन में इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो एनडीसी का प्रेसिडेंट कौन होता है जी? एनडीसी का कौन प्रिजाइड करता है एनडीसी को? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या करते हैं? नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल को प्रिजाइड करते हैं। और ये अभी हमने देखा था, इससे ऊपर एक क्वेश्चन एनडीसी से रिलेटेड पूछा गया था कि 5 ईयर प्लान जो होते हैं उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता है? वो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल देती है। और उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज रिप्लेस्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? किस कमीशन, जो नीति आयोग है, इसने किस कमीशन को क्या किया है? रिप्लेस किया है। तो आपका ऑप्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना है, या सिविल सर्विस कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना है, एजुकेशन कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्लानिंग कमीशन। पहले क्या हुआ करता था? हमारे पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो प्लान करता था 5 ईयर प्लान्स को, लेकिन अब क्या किया गया? इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? नीति आयोग। इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, नीति आयोग को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड इस्टेब्लिश्ड अंडर डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल के अंदर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट को इस्टेब्लिश किया गया है? तो आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसकी बात की गई है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। तो आर्टिकल 338 आप याद रखिएगा। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी के आपने क्या करना है? सर्च करना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो उनको आपने याद कर देना। तो हार्डली वो 15 या 20 होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि फाइनेंस कमीशन का कौन सा है आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंडर आता है, शेड्यूल कास्ट ये वाला किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि इंटरस्टेट काउंसिल किसके अंदर आती है, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। वाटर डिस्प्यूट्स वाला जो हमारा वाटर डिस्प्यूट चला होता है, तो उसको किस आर्टिकल के अंदर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, लोकसभा राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट से आर्टिकल है, यदि आप सिंपली सर्च करिएगा गूगल पे तो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। ये आप ज़रूर पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है। अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब पहली बात बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, मतलब जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन दिए इन्होंने, नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, दूसरा है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, लास्ट बोलते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब ये भी आपने देखा कि आर्टिकल 338 के अंदर किसकी बात करते हैं हम, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की। आर्टिकल 338 किसका पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सीधा सीधा इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, सिर्फ इसका आंसर डी ही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी भी इसका आंसर है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया गया है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल
कास्ट जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब मैं बात करूं ऑफिशियल आंसर की जो मैंने आरटीआई के थ्रू मंगवाई थी अपने पास, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया है, तो उसमें सही उत्तर क्या देता है, ये ऑप्शन डी को सही उत्तर देता है, जबकि ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर नहीं है, ऑप्शन बी भी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, इसलिए कई बार क्या हो जाता है कि आंसर की इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, जो कि एचपीयू क्या करता है, हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो आप कोशिश कीजिएगा, यदि आपके कोई दोस्त एचपीयू में रहते हैं, तो इस बार का जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको बोलिए, जो वहाँ पे एक्टिव हैं मेंबर्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कि आप प्लीज़ इस मांग को उठाइए वहाँ पे कि बीएड का जो एंट्रांस है उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की जाए और उसमें करेक्शन का कुछ टाइम दिया जाए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 100 है, ये एक करेक्शन था, इसमें इस आंसर की में ये भी एक करेक्शन था। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से करेक्शन की है आंसर की में, यदि आप देखेंगे जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली उसमें उन्होंने करेक्शन की है, पर फिर भी ये भी एक करेक्शन था। यदि अच्छी तरह से देखा जाता तो ये भी एक करेक्शन था। जिन बच्चों का ऑप्शन बी ने जिन्होंने टिक किया, तो उनको भी इसका अवार्ड मिलना चाहिए था। तो इससे होता क्या है, एक नंबर से वो इंसान पीछे हो गया। तो एक एक नंबर देखना, आप जब आप काउंसलिंग होगी तो आप देखेंगे कि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक एक नंबर से आपको सीट मिल भी सकती है और आप बाहर भी हो सकते हो। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, यदि आपके कोई दोस्त हैं या आप खुद जा सकते हैं यूनिवर्सिटी, इस बात को उठा सकते हैं कि इसकी एक ऑफिशियल आंसर की हमें रिलीज़ की जाए और एक टाइम फ्रेम हमें दिया जाए कि इतने टाइम में हम करेक्शन आपको सबमिट करें। तो उस आंसर की को आप ज़रूर उसमें एक बार चेक करिएगा क्वेश्चन के बाद, कि जब आपका पेपर हो जाए, यदि ऐसा होता है तो एक बार चेक कीजिएगा इंटरनेट से सर्च करके कि कौन कौन से आंसर आपको गलत मिलते हैं, उनको आप मेंशन कीजिए वहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो अभी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ जो गलत उन्होंने वहाँ पे जिन्होंने गलत किया। देखिए, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, ये भी इस आंसर की में गलत दिया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस की। ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट कितने जजेस हैं। तो एट प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो 2022 में ये पेपर हुआ होगा, ठीक है, 2022 की बात कर रहा है ये। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एट प्रेजेंट 2022 में, 2019 में, देखिए 2019 में क्या किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो में नहीं है, आप सर्च करके देख सकते हैं वहाँ पे इंटरनेट पे कि जजेस की स्ट्रेंथ को लास्ट टाइम इंक्रीज कब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखेंगे कि 2019 में एक बिल लाया गया था लोकसभा में, जिससे जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पहले कितनी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, 30 स्ट्रेंथ हुआ करती थी, एक्सक्लूडिंग किसको, सीजीआई को। सीजीआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड कर यदि मैं कर दूं तो कितनी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, 30 हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। लेकिन 2019 में क्या किया गया, इसको इंक्रीज किया गया, इस स्ट्रेंथ को, और कितना किया गया, 33 जजेस किया गया प्लस 1 सीजीआई। सीजीआई को एक्सक्लूड करते हैं हम, जब हम जजेस की बात करते हैं तो सीजीआई को मैं एक्सक्लूड करता हूँ। तो इस तरह से, तो अब ये 2019 में हुआ, ठीक है, तो ये 2022 की बात कर रहा है। 2019 में ये बिल लाया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल के अंदर ये अप्रूव हो भी गया होगा। तो उस एट प्रेजेंट कितनी वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, एट प्रेजेंट 33। तो 33 तो मुझे ऑप्शन में भी दिख भी नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, एक करेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यदि इस बार आपसे पूछा जाए कि कितनी स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो आप 33 पे टिक करिएगा, ठीक है। और एक वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकता था, ये भी एक करेक्शन हो सकती थी आपकी करने को, मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट की क्या है जी ऑफिशियल टर्म, कितने टाइम के लिए बनते हैं वो, 5 साल के लिए। तो 5 ईयर्स का सही उत्तर हो जाएगा। अब मिस्टर टी.एस. ठाकुर इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर हैं, तो ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एट प्रेजेंट कौन है। डी.वाई. चंद्रचूड़ है हमारे एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इस डाटा को एक बार फिर से गूगल करके अपने एग्ज़ाम जाने से पहले इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली तभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर में न्यूज़ में रहा होगा, टी.एस. ठाकुर से रिलेटेड कुछ मैटर न्यूज़ में रहा होगा, या कोई केस इनसे, जब ये अपने सुप्रीम कोर्ट में के टेन्योर पे थे तो उस समय कोई केस हुआ होगा, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की।
हु अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, तो उसके चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो ये अपॉइंट कौन करता है इसको? गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है किसको? चेयरमैन को और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ना हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक HPPSC जिसको हम बोलते हैं, जो ठीक है, वो हमारा क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसमें क्या होते हैं? हमारे चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। तो इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी गवर्नर उनकी अपॉइंटमेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि उनको हटाना हो हमें, मेंबर्स को या फिर आपके चेयरमैन को, तो हटाने की पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। गवर्नर उनको हटा नहीं सकता। तो हटाता कौन है? उनको हटाते हैं, उनको प्रेसिडेंट उनको हटाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ से क्या सही उत्तर हो जाना था? ऑप्शन बी। अपॉइंटमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, अपॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ तो गवर्नर आएगा, और जब मैं उनको ऑफिस से हटाने की बात कर रहा हूँ, हटाने के केस में कौन आएगा? हमारा प्रेसिडेंट वहां पे आ जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटो। वीटो का मतलब पूछने की, वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है बेसिकली मना करना, एब्सट्रेन करना, किसी चीज में पार्टिसिपेट ना करना, उसको हम वीटो कहते हैं, ठीक है। वीटो पावर क्या होती है? आपने सुना होगा कि वीटो कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। वो क्या करते हैं? कोई भी रेजोल्यूशन यदि पास होना होता है, कोई रेजोल्यूशन पास यदि हो रहा होता है, तो वो उसको वीटो कर देते हैं। वीटो का मतलब क्या होता है? उसको मना ही कर देते हैं कि ये हम इसको पास नहीं होने देंगे। तो यदि एक भी कंट्री, मेंबर कंट्री जो वीटो कर देती है, तो वो पूरा बिल डिफीट हो जाता है, वो पास नहीं होता। तो वीटो का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देखो, इसका फॉरबाइड क्या हो जाएगा? फॉरबिड क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 106 की, PSLV, ठीक है। PSLV की फुल फॉर्म पूछ रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 107 की, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वही बात जो मैं ऊपर भी कर रहा था आपसे कि भाई जो प्रेसिडेंट और मेंबर को, उनको क्या रिमूव कौन कर सकता है? रिमूव करने की पावर क्या गवर्नर के पास है? नहीं है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास क्या है? कौन सी पावर है? अपॉइंट करने की, ठीक है। अपॉइंट करने की पावर है गवर्नर के पास। रिमूव करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास रिमूव करने की पावर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, आर्टिकल 330 से लेकर 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें गैस वर्क की यदि बात करूँ, थोड़ा गैस वर्क यदि आप लगाना चाहो इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑल इंडिया सर्विसेज। किसके साथ डील करता है? 330 से 342 तो इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है, विलेज पंचायत के साथ डील करता है, क्या रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के साथ ये वाला सेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है। तो देखिए, हमने क्या देखा कि आर्टिकल 338 किसकी बात करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, शेड्यूल कास्ट की बात करता है। तो उसमें तो अब थोड़ा मतलब इससे हमारे को थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लग गया कि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कुछ है, इसमें बात की गई होगी। तो सीधा सीधा मैं ऑप्शन डी के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के साथ डील करता है 330 से लेकर 342 तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हो कि कितने डेप्थ में आपसे पॉलिटी पूछी गई है, काफ़ी अच्छे डेप्थ में जा करके। तो जिसने अच्छे से पढ़ी होगी वही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा वर्ष 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द मेन एम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान का क्या मेन एम था? इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर इन ऑल सेक्टर, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। देखिए, ये किससे रिलेटेड पूछा है आपसे? इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, वेट अ मिनट, ये हमारा ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 degree multi-dimensional report card will reflect in great detail the progress as well as the uniqueness of each student. It will cover all domains of learning. Find out the odd option given below. ठीक है, ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 डिग्री मल्टी डायमेंशनल जो रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो आपने एक स्टूडेंट की होती है, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो ऑड है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ओवरऑल डेवलपमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब जो थोड़ी ऑड सी है, इनमें से वो ऑड वन आउट हमने करना है, ठीक है। इफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन, कौन सा डोमेन जो है वो ऑड है, ठीक है। ऑड मतलब डिफरेंट सा डोमेन, डिफरेंट अलग डोमेन है जो, ठीक है। तो आपने तो इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर, ये 3 डोमेन हमारे
मीन डोमेन होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नहीं है कोई डोमेन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड वन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए टीचर शुड बी, देखिए ए टीचर शुड बी ऑनेस्ट, डेलिगेंट, ब्यूटीफुल या फिर पंक्चुअल। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे इसमें सभी उत्तर सही है, सभी उत्तर। इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे डील करना है जिसमें सारे ही उत्तर सही हो, तो आपने ऐसे आंसर के पास जाना है जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ों को जो होल्ड करता है उसमें आपने जाना है, ठीक है। अब आप आंसर की में देखोगे उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के बदले सभी को उन्होंने मार्क दे दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि सभी को उन्होंने एक एक नंबर दे दिया है, क्योंकि सभी का अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है कि कोई ऑनेस्टी किसी के लिए ज़्यादा मैटर कर सकती है, डेलीगेंट किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, ठीक, ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, या फिर किसी के लिए किसी के लिए क्या हो सकता है, किसी के लिए पंक्चुअल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसमें उन्होंने एक नंबर सभी को दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 112 की मैं बात करूं, ठीक है। 112 क्या बोलता है, इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन कॉलेज कैंपस यू मस्ट। अब क्या करेंगे, कुछ लोग आपसे क्या करते हैं जी, मिसबिहेव करते हैं। टीचर के रिस्पेक्ट में बात की गई या स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात नहीं की गई आपसे, ठीक है। कि टीचर के आप में क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे प्रिंसिपल को, क्या करेंगे उनके पेरेंट्स को बोलेंगे, या फिर इंप्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप, मोबिलाइज अदर टीचर अगेंस्ट दीज गाइज। क्या करेंगे आप, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, किसको इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को इंप्रूव करेंगे, किससे, ओन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप, अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे उनके सामने और कोशिश करेंगे उनके बिहेवियर को इंप्रूव करने की। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 113 की। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग लैंग्वेज। कि भाई बचपन में हमें प्राइमरी क्लासेस में हमें मदर टंग में हमें क्यों पढ़ाना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, क्यों पढ़ाना चाहिए। क्योंकि इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली बात है कि उसके नेचुरल एटमॉस्फेयर में उसको पढ़ने की क्या करता है, वो मोटिवेट करता है कि नेचुरल। और बच्चों को क्या होता है कि एक नेचुरल, क्योंकि घर में अभी तक क्या होगा, जो बच्चा छोटा होगा तो उसने क्या सीखा होगा, अभी तक मदर टंग ही उसने सीखी होगी, ठीक है। तो मदर टंग में यदि उसको पढ़ाया जाए तो ज़्यादा इजीली ग्रास्प करेगा रेदर देन किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाना, जो कि उसको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएगा। When the student become failed, it can be understood that जब स्टूडेंट फेल हो जाता है तो हमें क्या समझना है इस बात से, द सिस्टम की सिस्टम फेल हो गया है कि टीचर फेल हो गया है, टेक्स्ट बुक फेल हो गई है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का फेलियर है वो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनकी वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का फेलियर है, ठीक है, यदि वो स्टूडेंट फेल होता है, ठीक है। तो जो ये आंसर मैं कह रहा हूँ, ये आंसर कहाँ से, वो कोई कह सकता है कि ये तो टीचर का फेलियर है, ठीक है, ये टीचर का फेलियर है कि यदि स्टूडेंट फेल हो रहा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हमारी क्लास में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कि कोई बच्चा ऐसा है कि उसका दिमाग डेवलप ही उतना नहीं हुआ है कि वो समझ पाए इस लेवल पे। मान लो वो अभी छठी में पढ़ता है, मतलब क्लास के वाइस वो 6th में, लेकिन मेंटली डेवलपमेंट उसकी फर्स्ट और सेकंड के बच्चे के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है वो फेल ही होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट फेलियर का तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो जितने भी मैं आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये आंसर की से ही बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इस सेक्शन से, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले और कमीशन वाले सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैं मतलब श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 7-8 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं कि यदि 2021 जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाया है, 2021 का सेक्शन ये लास्ट वाला, कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और कमीशन वाला, ठीक है, और 2022 का जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और कमीशन वाला करवाया है, यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे रिपीट होता है और मैंने यहाँ पे उसका कुछ और उत्तर बताया है, और वहाँ पे जब आप ओरिजिनल आंसर की मंगवाओगे, मान लो आरटीआई के थ्रू, वहाँ पे कुछ और उत्तर देगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाली आंसर की जो मैं आप यूट्यूब मैंने टेलीग्राम पे डाली है उसका रेफरेंस दे सकते हो वहाँ पे, क्योंकि डिपेंड करता है कई बार क्वेश्चन, जब हम आंसर की बात करेंगे कि जो आंसर की बनाता है उसके माइंडसेट पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उसके एक साइंटिफिक आंसर नहीं होता, मतलब उसका कि यही उत्तर होगा, ठीक है, कुछ भी उत्तर हो सकता है, थोड़ा माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है टीचर के, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यदि 2021 और 22 का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि रिपीट हुआ था और आपने उसका सही उत्तर किया है जो मैंने आपको करवाया है, पर आप सर ने क्या किया है, जब आपने आंसर की देखी तो उसमें वो गलत उन्होंने
उसका आंसर दिया। तो आप इन 2 आंसर कीज़ जो मेरे पास है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी है, उनको मेंशन कर सकते हो कि आपने पिछली 2 सालों में तो भाई इसके ये उत्तर बताए थे और अब आपका कोई दूसरा उत्तर बता रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से एज एन रेफरेंस के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये अटेस्टेड कॉपी है जो HPU से मिली है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब भी किसी क्लास में जाते हैं, कुछ एक गोल सेट करते हैं कि भाई जब मैं इस क्लास को ख़त्म कर लूँगा तो एटलीस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, प्लस माइनस को समझने में सक्षम होंगे, कि उनको पता लगेगा कि प्लस माइनस कैसे करते हैं या प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा 115 का। तो इसमें ऑप्शन दिए आपने, सीखने का अनुभव होगा, कॉन्शियस आउटकम होगा, एकेडमिक अचीवमेंट होगा, कि इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, इच्छित सीखने के परिणाम। तो इच्छित सीखने के परिणाम मतलब जो मैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है, जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास खत्म होने के बाद बच्चे एटलीस्ट इतना समझे, तो उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जिनको मैं सेट करता हूँ कि भाई जब मैं इस क्लास को पढ़ाऊंगा तो एटलीस्ट बच्चे सीख जाएंगे कि न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है। तो ये मेरे क्या है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया पहले कि इस क्लास के बाद कम से कम इतना तो बच्चे सीख ही जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। in which level of teaching that the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concepts। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ऐसा कौन से लेवल पे होता है कि जब किसी एक कोई एक टॉपिक है, मान लो आपका सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा कब होगा कि जो स्टूडेंट है वो उस टॉपिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देख पाएगा और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख पाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होगा, मतलब जब वो समझ चुका होगा कि सोसाइटी क्या चीज़ होती है। या कोई मान लो कोई एक जैसे कि सती प्रथा है, ठीक है, सती सिस्टम था हमारे एंशियंट टाइम में। तो मान लो सती सिस्टम उसको पढ़ा रहे हैं, तो सती सिस्टम पढ़ लिया उसने, अब उसने पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करना है, देखना है उसके कि पॉजिटिव्स क्या थे, उसके नेगेटिव्स क्या थे। कब देख पाएगा उसको, वो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कब देख पाएगा, जब पहली बात है उसको समझ आए कि वो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है क्या, जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो, जब वो समझने की लेवल पे हो। मेमोरी लेवल पे क्या होता है, सिर्फ चीज़ों को याद कर रहा है कि इतने 1928 में भी सती प्रथा को ख़त्म किया था, इस तरह से, मतलब पहले उससे पहले चलती थी इस तरह से, ठीक है। ये मेमोरी लेवल पे हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि जब वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि हाँ यार ये गलत हुआ कि सही हुआ, तो ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा इस तरह से। द स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम मीन्स, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या है कि आप हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके क्या पढ़ाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम बोलते हैं। कि हम हर एक बच्चे का ध्यान रख रहे पढ़ाते हुए कि हाँ कोई बच्चा स्लो हो सकता है तो थोड़ा स्लो, यदि कोई बच्चा स्लो है तो उसके अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ा रहे हैं, यदि थोड़ा स्लो लर्नर है तो उस तरह से पढ़ा रहे हैं, यदि किसी को नहीं दिखता है तो मैं बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो इसको स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम की आप एक अप्रोच कह सकते हैं। तो ये किस तरह से होती है, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हो। ओके, वेट अ मिनट, अब अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल अचीविंग, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये अचीविंग के बाद क्या था, ओके, अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंटल हाइजीन बोलते हैं, मेंटल हाइजीन बोलते हैं क्या करने को, रूल्स एंड लॉज, ठीक है। सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड, जब आप सेल्फ और इन्वायरमेंट के साथ एक एडजस्टमेंट अचीव करने की कोशिश करते हो तो किसके अंडर आता है, मेंटल हाइजीन के अंडर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 की यदि मैं बात करूँ, टीचिंग इज डिफाइंड एज, ठीक है, टीचिंग को किस तरह से डिफाइन करोगे आप। टीचिंग क्या है भाई, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर एंड इट्स रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट है, या फिर रीडिंग द टेक्स्ट बुक को आप टीचिंग कहोगे, या ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर को आप टीचिंग कहोगे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन मोस्ट करेक्ट क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग को आप क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। यदि आप लर्निंग की फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि किसी को आपको फैसिलिटेट कर रहे हो किसी लर्निंग के लिए, जब आप फैसिलिटेट करते हो उसी को हम टीचिंग कहते हैं। कि टीचर का भी क्या काम होता है कि बच्चों को फैसिलिटेट करता है, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, मतलब उनको पढ़ाता है, वो बुक्स वगैरह से फैसिलिटेट करता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देयर इज टेंशन अमंग विलेज एंड यू आर टीचर देयर। ओके, तो सिचुएशनल सा क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप यदि वहाँ पे हो तो आप। तो हमेशा ध्यान रखना है सिचुएशनल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है,
फर्स्ट रिस्पॉन्स करना है सिचुएशन के लिए। यदि कुछ भी हुआ है तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने लेवल पे यदि आप उसको सॉल्व कर पाओ, दैट इज़ मच बेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इन्फॉर्म करोगे ग्राम प्रधान को, ठीक है, या फिर यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, खुद से कोशिश करोगे उनको शांत करने की, रिपोर्ट करोगे पुलिस में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको शांत करने की कोशिश करोगे। इस तरह से मैं कह रहा था कि आपको सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करना चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिलेबस फॉर चिल्ड्रन रिमेनिंग आउट ऑफ स्कूल क्या होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट भाई जो आज स्कूल से बाहर रहते हैं, स्कूल आना जिनको पसंद नहीं है, उनके लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, टीचिंग मतलब आपके एजुकेशन में एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए। तो उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्या उनके लिए लाइफ स्किल होनी चाहिए, न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जीवन कौशल होना चाहिए, या फिर वोकेशनल कॉम्पिटेंस। अब देखो कोई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम उसके हो सकती हैं, तो उसको यदि वो नहीं आ रहा है तो मतलब उसको आना पसंद नहीं है या किन्हीं कारणों से वो नहीं आ रहा। यदि वो नहीं आ रहा तो कहाँ रह रहा है, वो सोसाइटी में बाहर रह रहा है। तो यदि नहीं आएगा तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो कहाँ रहना पड़ेगा उसको, सोसाइटी में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, यदि मैं किस तरह से उसको वोकेशनल ट्रेनिंग उसको दे दूँ, ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा, अपना सर्वाइव कर पाएगा वहाँ पे। कारपेंटर मतलब मैं को उसको लकड़ी का काम सिखा दूँ, या उसको पॉटरी का काम सिखा दूँ, या कुछ ऐसा काम सिखा दूँ मैं वोकेशनली, ताकि वो सर्वाइव कर सके बाद में बाहर जाके। ओके, द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज, क्या है भाई बेस्ट रेमेडी, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को जो लर्निंग से रिलेटेड उन्हें आती है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सजेशन फॉर हार्डवर्क, उनको बोलोगे कि आप हार्डवर्क करते रहो, या फिर सुपरवाइज्ड स्टडी इन लाइब्रेरी, आप बोलोगे कि भाई लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में भाई आप स्टडी करते रहो और आप उसको सब सुपरवाइज करते रहो। सजेशन दोगे उनको कि आप प्राइवेट ट्यूशन रखो, या आप डायग्नोस्टिक लर्निंग वाली अप्रोच करोगे। तो इसका सही उत्तर होगा डायग्नोस्टिक लर्निंग। डायग्नोस्टिक लर्निंग क्या होती है, डायग्नोस्टिक लर्निंग होती है जब आप देखते हो कि एक्चुअली स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या उसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, क्या उसको लर्निंग में दिक्कत आ रही है, या फिर उसको कंटेंट को रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत आ रही है। जब आप उसको हम बोलते हैं कि डायग्नोस करना, पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना कि भाई कैसे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उसको हमने क्या करना है कि जब जो स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम आती है स्टडी से रिलेटेड, तो हमारे को डायग्नोस्टिक अप्रोच अपनानी है। सबसे पहले हमें देखना है कि दिक्कत कहाँ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। इफ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट विल यू डू इन दिस केस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बच्ची को कोई पोस्ट कलेक्ट कराना है, ठीक है, बच्ची को कोई पोस्ट आ रहा है, तो क्या कह रही है कि आप इसको कलेक्ट कर दो प्लीज़, ये मेरा पोस्ट है, कोई बच्ची है आपकी स्टूडेंट है। आप क्या करोगे इस केस में, आप क्या करोगे कि रिसीव नहीं करोगे उसको, क्योंकि आपके अगेंस्ट योर प्रिंसिपल हो जाएगा कि बच्चों का तो मैं रिसीव करता नहीं हूँ। या फिर यू विल नेवर अलाउ हर, क्या करोगे, आप कभी भी अलाउ नहीं करोगे कि भाई, जैसे कि आप कभी भी बेईमानी से संदेह करने में अनुमति नहीं देंगे उसको, या फिर एज योर टीचर यू विल अलाउ, या उसको अलाउ कर दोगे, क्या करोगे आप, या यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विद हर, क्योंकि इसलिए आप इसको अलाउ कर रहे हो क्योंकि आप, ताकि आप बाद में उससे अच्छे से बात वगैरह कर सको, इस तरह से गेट इन टच रह सको उसके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एज ए टीचर यू विल अलाउ हर, कर दोगे आप अलाउ, मना नहीं करोगे उसको क्योंकि आपकी स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ों के साथ ज़्यादा रहना है, ठीक है। एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स होती है, वुड, जैसे कि वुड नॉट गिव परमिशन, जैसे कि नेवर, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम थोड़ी स्टेटमेंट है, इनसे आपने अवॉइड करना है, बीच का रास्ता निकालना है। आप क्या करोगे, अलाउ कर दोगे, और इसीलिए भी अलाउ नहीं करोगे आप क्योंकि आपको बाद में गेट इन टच रहना है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम का क्या पर्पस है, तो क्या पर्पस, क्या बेसिक एजुकेशन का, टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ पर्सन फॉर एजुकेशन ऑफ पर्सन। तो क्या करना, बेसिक नीड, इस तरह से एजुकेशन देना कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके एजुकेशन के थ्रू, ये बेसिक पर्पस है एजुकेशन का, ठीक है। क्या पर्पस है कि एजुकेशन प्रोवाइड करो आप लोगों को, और एजुकेशन लेकर के क्या करेंगे, अपनी बेसिक नीड्स को वो लोग फुलफिल कर लेंगे। ओके, अगला क्या क्वेश्चन है, अब देखो, ए न्यू कॉमर टीचर, क्या होता है कि भाई ए न्यू कॉमर टीचर हु इज मेल ट्रीटेड इन द क्लास विल डील विद द स्टूडेंट बाय। अब देखो कोई नया टीचर आता है स्कूल में, तो उसको क्या कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बच्चे उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में वो क्या करेगा, बच्चों को पुनिटिव मेजर्स का मतलब होता है उनको मारेगा पीटेगा, या फिर क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा अपनी
क्वालिटीज़ को, ठीक है, बिफोर देम इन अ गुड वे, या फिर ये करेगा, या फिर अगला ऑप्शन है कि भाई क्या करेगा, चेंजिंग हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन, कि भाई अपनी क्लास ही चेंज कर देगा जो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, या गिविंग देम थ्रेट ऑफ एक्सपेंशन, या उनको बोलेगा कि तुम्हारे को मैं स्कूल से निकाल दूंगा, इस तरह की धमकी देगा। तो क्या करेगा, इंप्रूविंग क्वालिटी, अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को इंप्रूव करेगा और अपने को और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यही होता है, आपको क्या करना है, खुद को इंप्रूव करना है, क्योंकि खुद को ही आप इंप्रूव कर सकते हो, और खुद को इंप्रूव करने के बाद लोगों को आप इन्फ्लुएंस उस चीज़ से कर सकते हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, विच इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा का क्या सोर्स है, ठीक है। प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या है जी, अब ऑप्शन दिए हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, रिस्पोंडेंट्स हैं, या फिर रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी डाटा होता है कि सबसे पहले, मतलब आपको डाटा कहाँ से मिल सकता है, सबसे पहले लेवल, इनिशियल लेवल पे आपको डाटा कहाँ से मिल सकता है, क्या बुक से मिल सकता है, या फिर न्यूज़पेपर से मिल सकता है, रिस्पोंडेंट से मिल सकता है, रिपोर्ट से मिल सकता है। तो देखिए, रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब जो, जैसे मैंने कुछ आपको वर्बली कोई बात कही, उसको रिस्पोंडेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या आती है हमारी, जो एंशिएंट इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या करते थे, हमने जब लिखना शुरू नहीं किया था तो उससे पहले क्या करते थे, वर्बली ट्रांसफ़र करते थे नॉलेज को। तो उस तरह से रिस्पोंडेंट्स क्या है, मोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। तो कोई आप चीज़ सुनोगे मुझसे, फिर क्या करोगे, उसको लिखोगे अपने पास, तो फिर बुक्स बन जाएगी, फिर बुक्स को क्या करेंगे, उन बुक्स को पढ़ के कोई रिसर्च करेंगे तो रिपोर्ट्स उस पर पब्लिश हो जाएंगी, इस तरह से, मतलब फिर वो रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आ जाएगी। इस तरह से आप एक लिंक देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैनी एक्सपीरियंस्ड टीचर गो इनटू अ क्लासरूम एंड embark straight away upon a lesson as a beginner to the teaching profession very user। क्या ये लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि भाई सीधा पढ़ाने जाते हैं और सीधा अपना क्या कर देते हैं, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप यदि होते तो आप क्या करते इस केस में, क्या कर देते हैं, सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते आप, ये कि एज द स्टूडेंट्स लाइक, या फिर ओनली विल यूज लेक्चर मेथड, क्या करते आप क्या करते, पहले उस टॉपिक पे रिटर्न नहीं आता, यहाँ पे रिटर्न आना था, रिटर्न मतलब लिख करके आप क्या करते, पहले रिटर्न नोट्स उस पर तैयार करते और इनोवेटिव आइडियाज़ को इंक्लूड करते, उसके बाद ही आप क्लास में जाते। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी, ऑप्शन बी वाली अप्रोच आपकी सही होनी थी, ठीक है। तो अगला क्या है, हु डिफाइंड टीचिंग एज अ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम्ड टू, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ना, ऊपर स्क्रीन से चला गया वो, ओके, aimed to help learner learning, ये लर्निंग समथिंग, ये किसने कहा था, किसने इस तरह से डिफाइन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मिथ की ये थ्योरी है, ठीक है, स्मिथ की थ्योरी है ये। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ, ठीक है, मेंशन में ये करना चाहता हूँ कि ये टीचिंग एंड रिसर्च क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए टीचिंग एंड रिसर्च क्वेश्चंस एग्जाम वेदा करके एक वेबसाइट है, मतलब ये एक वेबसाइट है जिसको मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, एग्जाम वेदा। कैसे सर्च करना है आपको, टीचिंग एंड रिसर्च इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम वेदा करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप क्या करना, यही क्वेश्चन उठाना, गूगल पे सर्च करना, आपको ये ऑटोमेटिकली एग्जाम वेदा पे ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन सेट करने वाला एग्जामिनर है, वो भी क्या करता है, ऐसी वेबसाइट से क्वेश्चन उठा देता है। आप देखेंगे इवन कि वो अपने सीक्वेंस ऑफ जो आप इनको क्या कहते हैं ऑप्शंस को, वो भी चेंज नहीं करता, सीधा कॉपी पेस्ट करने का काम करता है। तो यदि आप ऐसी 4-5 वेबसाइट से अच्छे से जो टीचिंग एंड रिसर्च क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे कुछ एक लर्निंग थ्योरीज होती हैं, ठीक है, कुछ एक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक मैम है, तो उनके आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है मैम का नाम अभी, पर बहुत ही फेमस मैम बहुत फेमस हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बीएड की कमीशन की तैयारी करते हैं मैम से ही पढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, टीचिंग जैसे कि आप क्या कर सकते हो, कुछ एक टॉपिक जैसे कि पेडागोजी साइकोलॉजी फॉर कमीशन करके यदि सर्च करोगे तो मैम ही पहले आपको रिकमेंडेशन में आएंगे। काफ़ी उनके मिलियंस ऑफ स्टूडेंट उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 10 मिलियन के भी उन्होंने क्रॉस किए हैं शायद। तो वहाँ से आप कुछ एक थ्योरीज आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो जल्दी जल्दी, पर आपको फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ना है 2x में, ताकि जल्दी जल्दी आप चीज़ों को कवर कर सके।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन, क्यों आप लाइक करते हो टीचिंग प्रोफेशन को? क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो इसमें, इसीलिए लाइक करते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं 130 की। एज एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज का क्या एग्जाम्पल है भाई? क्या क्या है? जैसे पैगंबर या महान व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, क्या है मतलब साइंटिफिक नॉलेज को क्या रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे? लेबोरेटरीज एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ही रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ 131 की। which one of the most fundamental which one of the most fundamental of the guidance activity should be exercised, ठीक है। अच्छा ओके, ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या कौन सी एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले आपको कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करना है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया कि जब मैं क्लास में जाता हूँ तो कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं जब मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा उसके बाद बच्चे किस क्या सीखेंगे, वो मैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, कि लर्निंग एक्टिविटीज़ को सिलेक्शन करूँगा कि भाई मैं इस तरह से लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाऊंगा क्लास में कि कोई एक्सपेरिमेंट को मैं मॉडल के थ्रू करवाऊंगा या चार्ट के थ्रू करवाऊंगा। डिटर्मिंग द लर्निंग प्रोसेस, या लर्निंग प्रोसेस को मैं डिटरमाइन करूँगा सबसे पहले कि भाई किस तरह से मैंने को पढ़ाना है, उनको कौन से मेथड से पढ़ाना है, या फिर करिकुलम को सबसे पहले मैं डिसाइड करूँ। तो देखो करिकुलम सबसे पहले क्या होता है, करिकुलम ही डिसाइड होता है सबसे पहले। आप करिकुलम, जैसे आप देखते हो कि सबसे पहले आप क्या करते हो जब आपकी क्लासेस लगती है, टीचर क्लास में आता है, बताता है आपको कि आपका सिलेबस इस बार क्या है, तो वो करिकुलम है आपका, ठीक है। तो करिकुलम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, करिकुलम को क्या करते हैं, करिकुलम के डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लर्निंग प्रोसेसेस किस किस तरह से हम आपको पढ़ाना है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को क्लास में करवाते हैं कि किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। ओके, अब बात करते हैं 132 की। नॉइस इज ऑल्सो नोन एज, क्या किस तरह का बैरियर बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन बैरियर, क्योंकि आपकी आवाज़ ट्रांसमिट अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ट्रांसमिशन बैरियर की इस तरह से आप याद रख सकते हो। हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट योर इम्पार्शियल बिहेवियर, को किस तरह से आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, ठीक है। आपको वो 4 ऑप्शन दिए हैं। बाय मेंटेनिंग हाई सेल्फ एस्टीम एंड इगोइस्टिक बिहेवियर, इस तरह से आप सेल्फ मतलब इम्पार्शियल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करोगे, या फिर बाय मेकिंग बिहेवियर ऑफ बैलेंस्ड एंड क्या कह रहा था वो, बैलेंस्ड एंड फेयर, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि बाय असल्टिंग अ टीचर, बाय क्रिटिसाइजिंग द टीचर कम्युनिटी। तो सीधे सीधा यहाँ पे सीधा ही पता चल रहा है कि एक बैलेंस बना करके ही आप ये कर सकते हो। ओके, बात करते हैं 134 की। ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम, वन ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी। अब देखो ये बोल रहा है कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से ये किसके हैं कि म्यूज़िक प्रोग्राम एलिमेंट्री म्यूज़िक प्रोग्राम है, जैसे कि जिसमें बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो सबसे कम प्रायोरिटी हमें कौन सी स्टेटमेंट को हमें सबसे कम प्रायोरिटी देनी है। देखिए, टू एक्सपोज चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, कि बच्चों को अलग अलग तरह की संगीत की रचनाओं के बारे में अवगत कराना कि भाई ये राग भैरवी है, इस तरह से अलग अलग राग के बारे में बताना उनको। या फिर बच्चों को बताना कि आप वेस्ट अपने जो फ्री टाइम है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। या फिर टू डेवलप ग्रुप एंड परफॉर्मेंस फॉर हॉलीडे असेंबली, या टू प्रोवाइड चिल्ड्रन एंड इमोशन आउटलेट्स, चिल्ड्रन विद इमोशन आउटलेट्स। या फिर देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन सी होगा। मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सी क्यों होगा, ऑप्शन सी इसीलिए होगा, इसने बोला कि लिस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे यदि आप म्यूजिक के प्रोग्राम में इनरोल्ड हो या आप म्यूजिक के टीचर हो, तो आप सबसे लिस्ट प्रायोरिटी क्या दोगे। सबसे पहली बात तो है कि बच्चों को सिखाओगे आप इसको, तो आप ज़्यादा तवज्जो दोगे कि बच्चे सीखें कि अलग अलग कॉम्पोजिशंस क्या है म्यूज़िक की। तो इससे क्या चलेगा, उनको पता कि भाई म्यूज़िक के कितने टाइप हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानना। तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दोगे, सबसे पहले एटलीस्ट म्यूज़िक को तो जान तो लें। जब वो जान लेंगे तो क्या करेंगे, अपने बिजी टाइम जो उनका फ्री टाइम होगा उसको यूज़ करेंगे, वो म्यूज़िक सीखने में उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए म्यूज़िक के थ्रू का उसको म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हॉलीडे जैसे हम बोलते हैं कि भाई बाल सभा के दिन गाना वगैरह बजाने के लिए भी क्या आप इसलिए भाई म्यूज़िक रखोगे कि आप बाल सभा में गाना बजाना कर सको। नहीं, सबसे पहले हम क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें म्यूज़िक के बारे में समझना है, फिर क्या करना है, अपने फ्री टाइम को किस तरह से म्यूज़िक में यूटिलाइज़ करना है, फिर अपने इमोशंस को म्यूज़िक से थ्रू बाहर किस तरह से लाना है। इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करेंगे हम इन चीज़ों को। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इस वाली चीज़ को हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ आपके अंदर डेवलप हो ही जाएगी।
अब इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ किस तरह से इफेक्टिवनेस की एक टीचर कितना इफेक्टिव है, ये किस तरह से हम जज करते हैं लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट की, भाई स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम क्या है, किस तरह का रिजल्ट वो दे रहे हैं। ओके, प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 का क्या प्रोहिबिशन एक्ट है, ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर को, जो 14 साल की एज से कम वाले बच्चों को चाइल्ड लेबर करने से ये एक्ट रोकता है, 1986 वाला ये एक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन। ओके, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, इन एजुकेशन टू फॉर इंक्रीज द टीचर इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो 137 का सही उत्तर क्या है, लैंडर इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब NUEPA मेनली कंसर्न्स, देखिए मैंने कहा था आपको कि कुछ एक आप क्या करना, जितनी भी आपके पास ये एब्रीवेशंस आती हैं इनको नोट करते रहना, इनकी फुल फॉर्म आपको साथ साथ याद करनी है। ध्यान देखो, एक NUEPA एक आई है, इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, नाम से ही पता चल गया, एजुकेशन प्लानिंग से रिलेटेड है ये, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इससे सही उत्तर इजीली निकाल सकते हो। द कंपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट था क्या, हाँ नहीं सॉरी प्रोपोनेंट था। प्रोपोनेंट का मतलब होता है कि भाई किसने उसको आगे बढ़ाया या किसने उसको इनिशिएट किया, तो कौन थे वो। 139 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 139 का सही उत्तर हो जाएगा NL गेग, NL गेग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 140 की। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, तो मतलब निर्णय लेने का क्षेत्र इनमें से कौन सा है। ठीक है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है भाई, डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है। 141 की यदि बात करूँ, सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश फॉर चिल्ड्रन। मोटिवेशन के इंपॉर्टेंट सोर्स कौन कौन से होते हैं, सिबलिंग से, पेरेंट्स से और टीचर से। क्या करता है वो बच्चा, मोटिवेट होता है, क्योंकि वही उसकी सराउंडिंग्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से वो मोटिवेट होता है। द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज permeated by conflicts and misconception because problem in the education in teaching is not amenable to rigorous scientific research. ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल जो गाइडेंस है वो लीस्ट इफेक्टिव है किस केस में, तो 143 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्किल वाली जो चीज़ें हैं उसमें आप वर्बल टीचिंग से काम नहीं ले सकते, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाना पड़ेगा, बच्चों को कर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू। देखो सिचुएशन से चीज़ें, सिचुएशन से चीज़ों, मैंने सीधा बोला है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। सबसे पहले आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, गिविंग फर्स्ट एड दे सकते हो उसको, भाई फर्स्ट एड टू हिम और हर, और क्या कर सकते हो, ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट योर नियर बाय डॉक्टर। उसके बाद क्या कर सकते हो, नियर बाय डॉक्टर के साथ आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम के लिए आप क्या करोगे, आप कमांड दोगे बच्चों को। ठीक है, बार बार आप कमांड करते रहोगे। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट देते रहेंगे। एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर बीइंग अथॉरिटेरियन। आगे करोगे एक वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर में बैठोगे। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड पोस्चर में, ताकि और क्या करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में क्या है, कौन सा वाला जो है भाई की बिहेवियर है यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी क्या है, की बिहेवियर है। इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो हम स्कूलों में लेते हैं, ठीक है, उनको फॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के लेते हैं, उसको फॉर्मल बोलते हैं। जो इनफॉर्मल होती है वो किससे सीखते हैं, हम आसपास की सराउंडिंग से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, पीयर ग्रुप से सीखते हैं। ओके, तो इस तरह की जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो किस तरह की होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक चैप्टर जो आप स्कूल में पढ़ते हो कल परसों भूल जाते हो उसको, लेकिन जो ऐसी कोई लेसन यदि आप लेते हो सोसाइटी से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से, वो आप लाइफ लॉन्ग उसको याद रखते हो। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज क्या है, इसका 140 कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 148 का सही उत्तर क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, मॉर्फीम कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 49 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूँ, ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल। ऐसे टाइप टेस्ट क्यों रिलायबल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, क्या पर्पज है भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? टू टू सॉरी, ये गलत उत्तर हो गया हमारा, ठीक है, ये नहीं है इसका पर्पज। क्या है इसका पर्पज? ओके, इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्या है? टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, ये इसका क्या है? पर्पज है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 150 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मोस्टली हमने क्या किया, एक थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश की, एक थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश की कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, उसे हमने देखा। और मोस्टली मैंने क्या बोला आपको, किस तरह से आपको करना है, टीचिंग वाले जो क्वेश्चन है इंटरनेट से आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा वेबसाइट से आप कर सको, इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट मिलती है, एक मैंने आपको बता दी है कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिक्स का इसका पोर्शन बचता है, तो मैथमेटिक्स के जो 20 क्वेश्चन बचते हैं उनका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और आपको डिटेल में सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से वो सॉल्व होते हैं। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके कोई दोस्त हैं जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है ताकि जो भी आपके स्टूडेंट तैयारियां कर रहे हैं उन तक ये जो कंटेंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक बच्चे तक ये पहुँच सके। तो जल्द ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।